हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क्स को। इसी के तहत हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह को भी देख लेंगे और इसको हम देखेंगे राज्यवार, अलग अलग राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व्स पड़ते हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जितने भी पर्यावरणीय एक्ट हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंट में ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको पता है मैं आपको कुल 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो टॉपिक करा रहा हूँ जहाँ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसी के तहत आज के हमारे ये 20वें वीडियो में आज हम देखेंगे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वो भी राज्यवार, और फिर पर्यावरणीय एक्ट से। और पर्यावरणीय एक्ट में क्या पूछा जाता है? सन पूछा जाता है कि वो एक्ट कब आया था। तो हम सारे एक्ट्स को देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क की, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला है वो है राजस्थान, यानी कि हम राजस्थान के नेशनल पार्क को देखेंगे। तो इसमें है पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी नहीं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, एक भारत में मॉन्ट्रिक्स साइट होती है, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स साइट अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। मॉन्ट्रिक्स कहते हैं जो रामसर साइट होती है, उसी के तहत मॉन्ट्रिक्स स्थल चुने जाते हैं। तो भारत में मॉन्ट्रिक्स के केवल 2 स्थल चुने गए हैं। उसमें से एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जो है मणिपुर का केविल लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो चुना गया है। तो ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये एक तरह का नेशनल पार्क भी है और मॉन्ट्रिक्स साइट में भी आता है। फिर रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, तो रणथंभौर ये आप समझ जाएंगे, राजस्थान में इस तरह के नाम होते हैं, ये भी राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, वही वाला रिपीट कर दिया गया है, ताल छापर अभ्यारण्य और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतने जो राजस्थान के नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला करके हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते। आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ये दे देंगे ये नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा मध्य प्रदेश। अब जैसे राजस्थान में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब इसमें आपको याद, जैसे रणथंभौर आपको पता होगा ये वहीं पे है। डेजर्ट राजस्थान में डेजर्ट मिलते हैं, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। केवलादेव वहीं पे है, ताल वहीं पे मिलेगा, और माउंट आबू राजस्थान में ही पड़ता। अब आपको याद क्या कर रखना है, केवलादेव बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दर्रा और घाना याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान के हो गए। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क हैं, तो वो मध्य प्रदेश में ही, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्रसागर झील, बांधवगढ़, संजय नेशनल, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। तो कुल ये इतने 11 राष्ट्रीय पार्क कहाँ हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें कूनो आपको बहुत याद रखना है क्योंकि कूनो में ही जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे, यहीं पर बसाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा संजय गांधी वाला जो नेशनल पार्क है वो भी यहीं है, बांधवगढ़ यहीं पे है, ठीक है। वन विहार, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्हा ये भी वहीं पे है। अब अगला देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्थ ईस्ट के जितने भी भारत के स्टेट हैं, ठीक है, वो राज्य और साउथ के जो राज्य हैं उनके नेशनल पार्क आपको जरूर याद रखना है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता रहता है, ठीक है। तो उसमें भी सारे नहीं याद रखने, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने। जैसे नामदफा, ये तो हर एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आप याद रखेंगे नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन में आपके वहाँ आपको ऑप्शन में वहीं के राज्य रहेंगे, नागालैंड रहेगा, मणिपुर रहेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। हरियाणा की बात करें तो इसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क है। 2 आप याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा के कितने याद रखेंगे? 2, सुल्तानपुर और कलेश्वर। सुल्तानपुर के ऑप्शन में यूपी रहेगा क्योंकि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम यूपी के अगर राष्ट्रीय पार्क को देखें तो यूपी में ये इसमें दुधवा गलत लिखा है, ये दुधवा होता है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। और फिर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये चंदौली में है। तो यहाँ पे 2 दिखे गए हैं यूपी के, लेकिन यूपी में 2 राष्ट्रीय पार्क नहीं बल्कि कुल 4 राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है। जैसे बिजनौर में आपका अमनगढ़ पड़ता है और अभी रानीगंज में आपका बन गया है, रानीगंज नेशनल पार्क बन गया है चित्रकूट में।
तो 4 आप याद रखेंगे, 2 यहाँ पे नहीं लिखे गए फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो दुधवा और चंद्रप्रभा आप याद रखेंगे, कहाँ पे पड़ते हैं, दुधवा लखीमपुर खीरी में, चंद्रप्रभा चंदौली में। इसके अलावा एक पीलीभीत वाला जो है वो दुधवा में ही आता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत जिले में है, तो जिले के नाम पे ही तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अमनगढ़, और रानीगंज नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, वो चित्रकूट में। तो 2 आप अलग याद रखेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट दे रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो यूपी के मैंने आपको चारों बता दिए। अब हम झारखंड के नेशनल पार्क देखते हैं। इसमें बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग और धीमा। तो बेतला, हजारीबाग और धीमा ये झारखंड में 3 है, आप 3 याद रखेंगे। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से आएगा जितने मैंने इस PDF में लिख रखे हैं, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला हम मणिपुर में देखते हैं। तो मणिपुर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो केबुल लामजाओ झील है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, और सिरोही राष्ट्रीय पार्क है। सिरोही अभी तक नहीं पूछा गया, अब पूछ लिया जाएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको और ना ही भूलना है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। केबुल लामजाओ कहाँ है, ये मणिपुर में है, और ये एक तरह का तैरता हुआ तालाब राष्ट्रीय पार्क है, ये भी याद रखेंगे, पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। सिक्किम में एक राष्ट्रीय पार्क पड़ता है खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क, तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, उसी से आप रिलेट कर लेंगे, खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका तारीपुरा में है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं। क्लाउडेड ये तारीपुरा नहीं बल्कि त्रिपुरा होना चाहिए, ये त्रिपुरा में पाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में पहली बात तो ज़्यादा मिलते नहीं, हर एक स्टेट में 1 या 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, पर जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन अगर पूछने की नेशनल पार्क के, तो पूछेगा नॉर्थ ईस्ट के या फिर साउथ के स्टेट से, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वाले हम लोग को तो आसानी से याद हो जाते हैं इसलिए। तो आप याद रखेंगे क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में है। अब तमिलनाडु के अगर राष्ट्रीय पार्क देखें तो इसमें गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है, तो चूँकि गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ये आप लोग आसानी से लगा लेंगे। फिर इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क वहाँ है, तो नाम से स्पष्ट है। प्लानी हिल राष्ट्रीय पार्क भी वहीं है, मुकुरुथी नेशनल पार्क वहीं है, और गुनेडे नेशनल पार्क है। वहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन में रहेगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मुकुरुथी, गुनेडे, प्लानी, इंदिरा गांधी और गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है। अब हम अगर उड़ीसा के राष्ट्रीय पार्कों की बात करें तो उड़ीसा में आते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, ये ऑलिव रिडले जो कछुआ है उसके लिए फेमस है। सिमलीपाल इसको बोलते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, नंदकानन राष्ट्रीय पार्क और चिल्का झील अभ्यारण्य, ये उड़ीसा में है, ठीक है। अब मिजोरम के देखते हैं, तो मिजोरम में इस नॉर्थ ईस्ट का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई और डाम्फा। तो इसमें आपको डाम्फा वाला याद रखना, फांगपुई याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दातीगाम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, हैमिस नेशनल पार्क और जैव मंडल रिजर्व या जो कि श्रीनगर में है वो, ठीक है। तो दाचीगाम, सलीम अली और हैमिस नेशनल पार्क, इन तीनों को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले देखते हैं हम पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, जल्दापरा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालिया राष्ट्रीय पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क। तो नियोरा वैली नेशनल पार्क, बुक्सा और जल्दापरा इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो इसमें चूँकि कुछ राज्यों में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो सारे आपको अगर ना याद हों तो मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो याद करें, क्वेश्चन ज़्यादातर संभावना है कि वहीं से बनेगा आपका। असम के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मानस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काजीरंगा आप लोग बताइए किस जानवर के लिए फेमस है, तो मैं ही बता दूं, काजीरंगा जो है वो आपका फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। फिर नामेरी राष्ट्रीय पार्क भी असम में है, राजीव गांधी ओरांग पार्क भी असम में है और डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क भी असम में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क में। तो आंध्र प्रदेश में कशरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरूगवाली नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, कावला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू राष्ट्रीय पार्क। तो ये मतलब इसमें आपको क्या करना है, 2-3 बार पढ़ लेना है, रटना नहीं है आपको ये सारे नाम। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा पर शब्दों से ही कि ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ताकि वहाँ पे जब ऑप्शन में रहेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अगला है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र चूँकि बोरीवली यहीं पड़ता है तो आप याद रखेंगे बोरीवली या संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चांदौली, यहाँ पे चंदौली और चंदौली में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तनसा नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो ये कहाँ इतने महाराष्ट्र में। फिर अंडमान वाले देखते हैं, इसमें सैंडल पीक जो है ये सबसे ऊंची चोटी भी है अंडमान निकोबार की और ये एक तरह का राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ पे याद रखेंगे। फिर महात्मा गांधी मेरीन बदूर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे पड़ता है।
फोसिल राष्ट्रीय पार्क यहीं पे पड़ता है, कैंपबेल नेशनल पार्क यहीं पे पड़ता है, गलेथा यहीं पड़ता है, माउंट हैरिट पड़ता है और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क यहीं पे पड़ता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक तो सैडल पिक याद रखना है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, ये जो मतलब महात्मा गांधी वाला बना है ये समुद्री है। ठीक है, और फोसिल, कैंपबेल और ये वाला माउंट हैरिट नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे के सारे इनको आप रट लेंगे, अंडमान निकोबार मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हिमाचल प्रदेश की अगर देखें तो इसमें पिन वैली एक आएगा, अभी देखेंगे हम साइलेंट वैली, वो कहाँ पड़ता है, केरल में। और पिन वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, हिमाचल में। रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, किरगंगा राष्ट्रीय पार्क, सीमल बरा राष्ट्रीय पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और सिकरी देवी नेशनल पार्क, ये इतने आपके पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गुजरात के राष्ट्रीय पार्कों की अगर बात करें तो इसमें गिर राष्ट्रीय पार्क, मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक, गल्फ ऑफ कच्छ और बसंदा। तो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में आप सबको पता ही होगा, गिर भी पता होगा आपको। ठीक है, याद क्या रखना है, बसंदा नेशनल पार्क और ब्लैक बुक नेशनल पार्क। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसमें जिम कॉर्बेट है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये भी आपको पता होगा। वैली ऑफ फ्लावर यही है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में पड़ती। ठीक है, नंदा देवी भी यहीं है, राजा जी यहीं है, गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री, ये सारे नाम से ही आप पहचान लेंगे, ये सब उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है, अगला है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। तो तीन है और तीनों आप याद रखेंगे, कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। केरल की बात करें तो इसमें साइलेंट वैली हमने आपको बताया, पेरियार नेशनल पार्क, मेथिकेतन, अन्नामुदाई और एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम, मेथिकेतन, पेरियार और साइलेंट वैली आप याद रखेंगे। अगला है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक में बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बांदीपुर और नागरहोल दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस नागरहोल वाले को ही राजीव गांधी परियोजना या राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो बांदीपुर और नागरहोल। ठीक, अंसी राष्ट्रीय पार्क भी कर्नाटक में है, बनेरघट्टा ये भी कर्नाटक में है, कुडुरमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा नेशनल पार्क। तो ये ऊपर वाले चार पे आप ज़्यादा याद रखेंगे, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी और बनेरघट्टा। पंजाब की बात करें तो हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क यहीं है। ठीक है, तो ये वेटलैंड भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो पंजाब में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, हरिके वेटलैंड। तो हरिके बैराज भी पंजाब में है, उसी से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तेलंगाना में पड़ता है आपका महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नर सानी नेशनल पार्क। इसमें आपको किन्नर सानी याद रखना है, इसमें आंध्र प्रदेश ऑप्शन में रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही 2015 में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए थे। अब गोवा की बात करें तो इसमें सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। अभी एक में कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होगी, अभी हमने आपको जब कराया था जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क, तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान था, और यहाँ पे क्या है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर, सलीम अली बर्ड सेंचुरी अगर पूछे तो वो कहाँ है, गोवा में। ठीक है, नेत्रावली को राष्ट्रीय उद्यान भी गोवा में है, चौरा राष्ट्रीय पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क। ठीक है, तो सलीम अली और नेत्रावली आप याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, बिहार में वो भी पश्चिमी चंपारण जिले में। ठीक है, विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये जो विक्रमशिला महाविद्यालय है आपके बिहार के कहाँ पे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे ये गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई। इसके अलावा कंवर लेक बर्ड सेंचुरी भी बिहार में है। तो नेशनल पार्क बिहार में सिर्फ एक है, और ये बर्ड सेंचुरी है, और ये जो है वो आपकी डॉल्फिन सेंचुरी है। अब नागालैंड की बात करें और मेघालय की बात करें तो नागालैंड में इटांगकी अभ्यारण्य पड़ता है कोहिमा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ही है तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट का है। मेघालय का याद रखेंगे, बलफकरम नेशनल पार्क, सीजू नेशनल पार्क और नांग खिलेम अभ्यारण्य। तो ये तीन आपके मेघालय में हैं। तो इस प्रकार हमने सारे भारत के राज्य वाइज देख लिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी जो भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो बार बार वीडियो देखें, अगर वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप लोग इसका मेरे हिसाब से तो स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है मैं अपने टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल देता हूँ, सारी जो क्लास होती है उसका पीडीएफ पढ़ रहा है, तो जा करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, ताकि पीडीएफ से आप लोग बार बार इन राष्ट्रीय पार्कों को देखते रहें, ताकि ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेशनल पार्क हमारे कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम आपको कराते हैं कुछ बैठकों को। जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए गए सारे जो प्रयास हैं वो कब कब हुए, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ईयर पूछा जाता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्यों हुआ, कॉप की जो बैठकें होती हैं उनका क्या मकसद होता है, ये सब इतना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। आपके एग्जाम में सिर्फ पूछेगा
कि पहली वैश्विक जलवायु बैठक कब हुई थी, तो ये 1979 में हुई थी। सिर्फ आपको जितना पूछा जा रहा है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते जाइए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इन पर्यावरणीय या जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो प्रयास हैं वो भी, ये सारे जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ ये यूएन के हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उनकी डेट आप याद रखेंगे, और मैंने जो भी लिखा है वो सीक्वेंस से लिख रखा है अपने पीडीएफ में, तो आपको परेशान नहीं होना है। पीडीएफ मिलेगी, आप इसको रट लेंगे सीक्वेंस वाइज, आप ताकि या तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको ईयर पूछेगा वो, ठीक है, ये चीज़ कब किस ईयर में हुई थी, या फिर वो 4 घटनाएं लिख देगा और पूछेगा इनका क्रम में लगाओ, ठीक है। तो इसलिए आपको ईयर इसके जानना जरूरी है। तो पहला है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन, ये मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन था, ये 1972 में हुआ था। और आपको पता है भारत में जो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो भी 1972 में आया था। तो इसी बैठक में भारत गया था, शामिल हुआ था, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और इसी को रेक्टिफाई करने के लिए भारत में आकर के 1942 में फिर संसद में 1972 में संसद में एक्ट पारित किया था, ठीक है। तो वो यहीं से निकला है। फिर आती है पहली वैश्विक जलवायु बैठक, इसके 7 साल बाद होती है 1979 में। फिर जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी का गठन 1988 में किया गया। ये आईपीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आईपीसीसी डायरेक्ट पूछेगा इसका गठन कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। इसने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी 1990 में, और याद रखना है आपको आईपीसीसी की रिपोर्ट हर 2 साल में आती है एक बार, और यही रिपोर्ट बताती है जलवायु परिवर्तन कितना क्या हो रहा है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना समुद्री स्तर घट रहा है, ओवरऑल ये सब चीज़ें जो रिपोर्ट देती है वो आईपीसीसी ही देती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है पृथ्वी सम्मेलन, इसी को रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं, या फिर इसी को ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, एजेंडा 21 इसको बोलते हैं। ये 92 में हुआ था, यानी कि इसके 2 साल बाद, आप याद रखेंगे। ये सब चीज़ें सीक्वेंस से ही लिखी हुई हैं। और फिर यूएनएफसीसीसी की जो पहली बैठक है, COP1 बैठक है, वो बर्लिन में हुई थी पहली बार 1995 में, तो पहली बार है, आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मराकेश समझौता हुआ था 2001 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया था 2005 में। बाली समझौता या बाली रोड मैप 2007 में आया था। ये सिर्फ आप डेट इनकी याद रखेंगे, ईयर। फिर कानकुन समझौता हुआ था, हरित जलवायु कोष का गठन करने पर सहमति बनी थी 2010 में। पेरिस समझौता जलवायु, ये सारी चीज़ें जो है 2015 में हुआ था पेरिस समझौता। ये सारी चीज़ जो मैं करा रहा हूँ ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, आप याद रखेंगे, और यूएन की पहल है। अब यहाँ पे कुछ जो है वो कॉप दिए हैं, आप याद रखना, ये पूछा जाता है लेटेस्ट वाले। तो COP26 ग्लासगो 2021 में हुआ था। COP27 मिस्र 22 में हुआ था। 23 वाला यूएई में हुआ था, और 29 वाला अजरबैजान 2024 में अभी होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब ये हमारे इतने सारे ईयर हो गए जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। अब हम देखेंगे प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन को। तो कन्वेंशन की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको करिएगा, और इसका पीडीएफ से बार बार रिवाइज जरूर करते रहिएगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो देखते हैं प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन को। इसमें सबसे पहले हम रामसर कन्वेंशन देखते हैं। आपसे एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ इतना बनेगा, पूछेगा रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो किससे है आप याद रखना, वेटलैंड से। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियों से, ठीक है। तो वेटलैंड पर कन्वेंशन इसको कहा जाता है। रामसर कहाँ पड़ता है, ईरान में। ईरान पे हुआ था पहली बार 1971 में, ठीक है, 1971 में ईरान के रामसर शहर में, और ये लागू हो गया था 1975 से, ठीक है। ये आपको याद रखना, इतनी चीज़ें आपको। फिर बॉन कन्वेंशन, आपसे सिर्फ इतने पूछेगा कि बॉन कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो ये जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। बॉन जर्मनी का एक शहर है, वहीं पर सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको बॉन कन्वेंशन कहा जाता है। जंगली जानवरों की जो प्रवासी प्रजातियां उनके संरक्षण के लिए बनाया गया था, ठीक है। 1979 में अपनाया गया, 83 में लागू। ईयर इसका नहीं पूछेगा। वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। आपको इसमें सिर्फ याद रखना कि इन कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो वियना कन्वेंशन का संबंध ओजोन परत से है। 1985 में अपनाया गया, 88 में लागू कर दिया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल से। तो मॉन्ट्रियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ईयर भी याद रखना है। ये 1987 में अपनाया गया और 1989 में लागू हुआ। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, ये कनाडा का एक शहर है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल का संबंध किससे है, ओजोन परत से, ये भी आपको याद रखना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी। फिर है अगला बेसल कन्वेंशन। तो जो बेसल कन्वेंशन है ये खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और निपटान से संबंधित है। ओवरऑल आपको क्या याद रखना, बेसल कन्वेंशन का संबंध खतरनाक अपशिष्टों से, हैजाल से, ठीक है।
89 में आया और 92 में ये लागू हुआ। फिर CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन, इसका ईयर आपको याद रखना 1992 में अपनाया गया और लागू ये 1993 में हो गया था। और ये जैव विविधता इसके फुल फॉर्म से ही स्पष्ट है, उसी से संबंधित है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। तो अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस को कम करने से संबंधित है। 97 में अपनाया गया, 2005 में लागू हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस, इतना आपको याद रखना है। रोटरडैम कन्वेंशन, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए है। तो रोटरडैम कन्वेंशन जो इंटरनेशनल व्यापार होता है उसमें खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए है। तो ये इतने इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गए। अब हम यहाँ पे कुछ ये पर्यावरणीय कानूनों की सूची, इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं तो यही कहूँगा आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें जाकर, जो लोग नहीं ज्वाइन करें तो वहाँ पे ये PDF पूरा डाल दूंगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रबल संभावना है, ठीक है। तो ये चूँकि भारत के अधिनियम है, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ ये सारे भारत के अधिनियम हैं, और ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में मिलान करने को देता है या फिर इनको डायरेक्ट पूछ लेता कब आया था, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम कब आया था, तो 1927 में आया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, वही जो मैंने अभी आपको बोला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 में आया था। और वन अधिनियम उससे भी पहले था 1927 में, यानी कि आज़ादी से पहले था, ठीक है। अगर उनको थोड़ा टफ बनाना हुआ क्वेश्चन तो ऐसे दे देंगे कि निम्न में से कौन सा अधिनियम आज़ादी के पहले से भारत में चल रहा है, तो यही वन अधिनियम है, ठीक है। फिर जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974 में आता है। वन संरक्षण 1980 में, वायु संरक्षण यह 1981 में। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है इन तीनों में, ठीक है। जल संरक्षण है तो 1974 में, वन है तो 80 में, और वायु है तो 81 में, ठीक है। फिर पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 86 में, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जल, वन, वायु और पर्यावरण। जल कब है सबसे, ये इनका सीक्वेंस आप ऐसे याद रखेंगे और सन भी याद रखेंगे। जल वाला 74 में, वन वाला 80 में, और वायु वाला 81 में, और पर्यावरण वाला 86 में। फिर जैव विविधता वाला अधिनियम 2002 में आता है। वन अधिकार अधिनियम, अभी हमने जो ऊपर बायोडाइवर्सिटी देखा, CBD की बात जो हमने देखा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो UN का है, वो 1992 में आया था, 93 में लागू हुआ था, लेकिन भारत में जैव विविधता पर अधिनियम बनता है 2002 में, ठीक है। फिर वन अधिकार अधिनियम 2006 में आते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारतीय वन अधिनियम है 1927 में। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया, ये वनों से तो है, लेकिन वनों पर जनजातियों का नियंत्रण हो, जनजातियों को जो वनों में रहती हैं उनके अधिकारों से रिलेटेड ये है, ये 2006 वाला, ठीक है। तो इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, जिसको कि NGT कहते हैं, ये 2010 में आया था, ये आप याद रखेंगे। तो ये सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भारत के एक्ट हैं पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ एक आध बचे हैं जो देख लेते हैं, अगर वही हैं तो। पर्यावरण संरक्षण अभी हमने देखा 86 में था, वायु प्रदूषण वाला देखा था 81 में था। जनजातियों से वन अधिकार संबंधी अधिनियम 2006 में, वही बात जो मैंने आपको बताई, जनजातियों के वनों पे जो अधिकार हैं उनसे संबंधित जो अधिनियम आया वो 2006 में आया। फिर वन संरक्षण वाला 80 में आया था, ये वही रिवाइज हो रहा समझ लो अब आपका। फिर अगला कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज, तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल वाली वगैरह की बात हो रही थी, 1979 में आता है। ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, ये और कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, तो ये तीनों एक्ट जो हैं 72 में आते हैं। मिनीमाता कन्वेंशन, ये वाले जो हैं ये इंटरनेशनल वाले हैं, ठीक है। मिनीमाता कन्वेंशन बार बार पूछा जाता है, ये 2013 में आया था। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मिनीमाता कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो याद रखना मरकरी से है, यानी कि पारे से। फिर UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये 1994 में आया था, यानी कि जो आपका जो डेजर्ट है उससे, उसके बचाव से रिलेटेड था। तो ये हमारा कंप्लीट PDF हो गया, सारे हमने पर्यावरणीय एक्ट देख लिए, जितने भी पर्यावरणीय कन्वेंशन या हो सकते हैं इंटरनेशनल वाले हुए हैं उन सबको देख लिया, सारे जलवायु परिवर्तन कारकों को देख लिया, कब कब क्या हुआ, जो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उन सभी को हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो बाकी आप लोग बताइए, आप कमेंट करके आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाएं इस, और बाकी अब आपको पता है GS के लिए बहुत कम मेरे जो 26 टॉपिक मैं करा रहा हूँ उसमें से बस 4-5 टॉपिक बचे हैं, मैं जल्दी जल्दी उसको करा के फिर आपको मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस की मैं आपको मैराथन क्लास दे देता हूँ 1-1 घंटे के, उनको कर लें, ये 26 टॉपिक कर लें। GK GS के 25 में से 25 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसके बाद मैं आप हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश अभी जैसे जीएस कंप्लीट होगी मैं इंग्लिश की तुरंत उसके बाद लगाऊंगा क्लास। हिंदी की क्लास पैरेलल में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ठीक है। आज एक पहली क्लास आ चुकी है ऑलरेडी विशेषण विशेष की, आप लोग उसको भी करिए जा करके, नहीं किया है अभी तक। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियोज़ के, आप जाकर वहाँ जरूर हिंदी की क्लास करें और मुझे बताएं कि मैं हिंदी भी कैसी पढ़ा रहा हूँ। जो भी आप सब अपनी फीडबैक दें, बाकी अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। इस अफवाह में ना पड़े कि कुंभ के बाद होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। एग्ज़ाम जल्दी होगा, नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, लास्ट नवंबर एकदम या फिर दिसंबर में हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।